नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें विगत 2 वर्षों में कोई भी ऐसा पेपर जिसमें इंडियन हिस्ट्री की क्वेश्चन पूछे गए हो, उन पेपरों में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा गया है और इस टॉपिक का नाम है मौर्य काल की कला, संस्कृति व साहित्य। दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है मौर्य काल की कला, संस्कृति और साहित्य। दोस्तों, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक में मेन क्वेश्चन एक ही पोर्शन से बने स्तंभ से है ना, किस स्तंभ पे कौन सा पशु देखने को मिलता है या फिर पुस्तकें पूछी जाती है। लेकिन अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस मौर्य काल की कला, संस्कृति, साहित्य में कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, जैसे मौर्य काल के समय की महल, इसके अलावा स्तूप, स्तूप के अलावा मूर्ति कला और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आता है मौर्यकालीन स्तंभ। इस स्तंभ से प्रश्न हर बार पूछा गया है और हर बार अच्छा वाला प्रश्न यहाँ से निकलता है। देखो, अपन पूरे टॉपिक को केवल इन 4 बिंदुओं के माध्यम से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले जब अपन बात करें महल की, तो इस महल से एक प्रश्न कई बार बन जाता है और वो प्रश्न आता है कि एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि इस चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कुम्भहार गांव। क्या नाम है? कुम्भहार गांव। इस कुम्भहार गांव में या इस स्थान पे एक महल बनाया था या राजप्रासाद का निर्माण करवाया था। या अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न आता है वो आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो पटना के पास स्थित कुम्भहार गांव से। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा महल बना हुआ है, ये महल किस चीज से बना हुआ है? ये पूरा का पूरा महल बना हुआ है लकड़ी से। किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, तो पहले प्रश्न तो ये ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल कहां से प्राप्त हुआ, तो पटना के निकट कुम्भहार गांव से, जो कि लकड़ी से बना हुआ महल है। इस महल के बारे में एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाइयान। क्या नाम था? फाइयान। इस फाइयान ने एक बात कही कि ये जो महल है, ये महल जो मनुष्य है, इस मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। किसने कही ये बात? तो ये कही थी फाइयान ने, जो कि गुप्त काल में भारत के अंदर आता है। ठीक है, देखो, फाइयान ने इस महल के बारे में क्या कहा कि ये जो महल है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद है, ये राजप्रासाद मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। मतलब इसने क्या कहा कि ऐसी ये महल इतना भव्य और विशाल है कि इसे देख के लगता है कि ये महल खुद देवताओं ने अपने हाथों से बनाया है, या एक मनुष्य के बस की बात इस महल को बनाना नहीं है। अब देखो, जब बात करते हैं महल के अंदर से केवल प्रश्न यही है, इसके अलावा भी प्रश्न महल और भी बने हैं, लेकिन उन महलों से जो प्रश्न है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। दूसरी जब बात करते हैं, अब बात करते हैं स्तूप के अंदर। तो ये जो स्तूप है, पहले तो ये समझो कि स्तूप होता क्या है। स्तूप कभी भी देखना कि कोई भी व्यक्ति या सिद्ध पुरुष, उसके अवशेषों पर जो आकृति बनती है उसे हम स्तूप कहते हैं। इनका संबंध मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जैन मुनि या बौद्ध मुनि मर जाता था या महापरिनिर्वाण को प्राप्त होता था, उनके अवशेषों पर उल्टी कटेरे नमा एक आकृति बनती थी। उस आकृति को क्या कहते थे? स्तूप, जिसमें किसी भी व्यक्ति की क्या पड़े रहते थे? अवशेष। ठीक है ना। अब देखो, स्तूप में ये स्तूप कई जगह से प्राप्त हुए हैं। सांची से भी प्राप्त हुए हैं, सारनाथ से भी प्राप्त हुए हैं, बरहुत से भी प्राप्त हुए हैं, और भी कई जगह से ये स्तूप प्राप्त हुए। लेकिन इन सब में जो स्तूप प्रसिद्ध है वो सांची वाला स्तूप प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे सांची का जो स्तूप है, इस सांची के स्तूप के चारों तरफ 4 बड़े बड़े भव्य प्रवेश द्वार बने हुए हैं।
4 बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं जो इनको अन्य स्तूपों से अलग करता है। कि जैसे ये सांची का स्तूप है, इस स्तूप के चारों तरफ दीवार बनी हुई है और इन दीवारों पे चारों के बीच में एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसकी आकृति कुछ इस तरह से देखी जाती है कि जैसे ये एक पिलर है, ये दूसरा पिलर है और इन दूसरे पिलर के बीच में, पहले पिलर के बीच में इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। और ये संरचना कहाँ की देखने को मिलती है? तो ये मिलती है सांची के प्रवेश द्वार से। ठीक है ना? तो ये सांची का प्रवेश द्वार, या ऐसा प्रश्न आया था कि भव्य प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार कहाँ की विशेषता है? तो सांची स्तूप की। किसकी विशेषता है? सांची स्तूप की विशेषता है भव्य प्रवेश द्वार, जो आज भी हमारे स्थापत्य कला में काफी हद तक प्रयोग में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला की जब अपन बात करते हैं तो मूर्ति कला में मेनली कुछ ऐसी मूर्तियां जो काफी प्रसिद्ध रही उनके बारे में बात करते हैं। जब अपन मूर्ति कला की बात करते हैं तो देखो मूर्ति कला में दो प्रमुख चीजें हैं पढ़ने के लिए। एक है यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां, यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियां, यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियां। ठीक है, ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां काफी जगह से प्राप्त हुई, जैसे परखम, बेसनगर, विदिशा और भी कई जगह से, है ना। लेकिन अपने को ज्यादातर परखम और बेसनगर से प्रश्न आता है कि परखम और बेसनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों के लिए। मूर्ति कला में ही एक प्रश्न जो पिछली बार हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था और इस बार फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी ये प्रश्न आ चुका है। वो प्रश्न क्या था कि एक स्थान है मौर्य काल से संबंधित जिसका नाम है धौली। इस धौली से एक हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी मूर्ति है? हाथी की। ठीक है ना। ये हाथी कैसा है कि ये हाथी इस तरह से बनाया गया है कि ये जो हाथी है दूर से देखने को ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत को काटकर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल प्रश्न है कि पर्वत को काटकर बाहर निकलते हुए हाथी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो वो कहां से प्राप्त हुई है? धौली, उड़ीसा से। ठीक है, अब जब अपन बात करते हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जहां से प्रश्न टकराते हैं और वो है स्तंभ। ध्यान रखना दोस्तों, अब इस स्तंभ से फर्स्ट ग्रेड में हर ग्रुप के अंदर प्रश्न फंसा। फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पेपर में भी प्रश्न आया, सेकंड ग्रुप के पेपर में भी प्रश्न आया और थर्ड ग्रुप के पेपर में भी यहाँ से प्रश्न आया। अब ध्यान रखना, ये जो स्तंभ है इस स्तंभों से प्रश्न अभी अप्लाई प्रश्न पूछा था। इतने दिन इसमें से केवल फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जा रहे थे कि किस स्तंभ पे कौन सा पशु देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जो प्रश्न है वो थोड़ा हटके आया, इसमें स्तंभों की विशेषता पूछ ली गई थी। तो ध्यान रखना, इस स्तंभ के बारे में दो चीज ध्यान रखना कि एक तो ये स्तंभ कैसे है? एकाश्म है, मतलब एक ही पत्थर से बने हुए हैं, मतलब अलग अलग पत्थरों को जोड़कर इन स्तंभों का निर्माण नहीं किया गया, एक ही पत्थर को जोड़कर बनाया गया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो स्तंभ है, अशोक की जो स्तंभ है, ये बिल्कुल कैसे है? सपाट है। क्या है? सपाट है। जबकि अपन ईरानी स्तंभों की बात करते हैं, ईरानी स्तंभों पे क्या होती है? धारियां बनी हुई होती है। लेकिन जो अशोक के स्तंभ बिल्कुल सपाट बने हुए हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की धारियां नहीं है। और ये जो स्तंभ बने हुए हैं ये चुनार के पत्थरों से बने हुए हैं। किसके पत्थरों से? चुनार के पत्थरों से। ठीक है, अब एक और प्रश्न उसमें जो गलत फैक्ट छांटने के लिए पूछा गया था कि ये तीनों फैक्ट सही थे, लेकिन उसमें चौथा फैक्ट जो था वो क्या था कि क्या सभी स्तंभों पे लेख लिखे हुए हैं? तो ध्यान रखना कि सभी स्तंभों पर लेख नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, इनमें से जो प्राप्त स्तंभ है उन सभी स्तंभों पर लेख नहीं है,
सभी स्तंभों पर लेख नहीं है, क्योंकि कई ऐसे स्तंभ मिले हैं जो लेख विहीन भी हैं। और एक और ध्यान रखना कि जो ईरानी स्तंभ और भारतीय स्तंभों के अंदर एक प्रमुख अंतर क्या है कि जो अशोक के समय के जो भारतीय स्तंभ है, इन स्तंभों पर किसी न किसी पशु की आकृति देखने को मिलती है, किसी न किसी पशु की आकृति देखने को मिलती है। जबकि ईरानी जो स्तंभ है उसमें पशुओं की आकृति न होकर किसी न किसी मनुष्य की आकृति देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, ये स्तंभ की जो अप्लीकेशन बन रहा है, ये प्रश्न हो सकता है इस बार रीट में भी फंस जाए, क्योंकि प्रश्न अच्छा है, जो बच्चा पढ़ता है उसको इस विषय में पता होना चाहिए कि जो अशोक के स्तंभ है और ईरानी स्तंभ है उनके अंदर अंतर क्या है। कि जो अशोक के स्तंभ है वो एकाश्म है, और जो उसके बाद में ईरानी जो स्तंभ है, ठीक है, ध्यान रखना, जो अशोक की स्तंभ और ईरानी स्तंभ इन दोनों की जो मुख्य विशेषता क्या थी कि हमने बताया कि जो अशोक के स्तंभ है वो एकाश्म यानी एक ही पत्थर से गढ़े हुए हैं, जबकि जो ईरानी स्तंभ है वो एक पत्थर से नहीं, अलग अलग पत्थरों के टुकड़े उनके अंदर जोड़ के बनाए गए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो अशोक के स्तंभ है वो बिल्कुल सपाट है, यानी उसके ऊपर कोई भी कलाकृति नहीं देखने को मिलती है, जबकि जो ईरानी स्तंभ है वो धारीदार स्तंभ है। और तीसरी जो प्रमुख बात है कि अशोक के स्तंभ पर कोई ना कोई पशु देखने को मिलता है, जबकि जो ईरानी स्तंभ है उन पे पशुओं के स्थान पर मनुष्य की आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो अपन जब स्तंभों की बात करते हैं तो ये स्तंभ है, इस स्तंभ को समझो कि जैसे कोई भी स्तंभ होता, जैसे ये कोई स्तंभ है, इस स्तंभ के 3 भाग होते थे, ठीक है ना। प्रमुख रूप से कितने भाग थे? 3 भाग। पहला भाग वो जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ रहता था, इस अंदर वाले भाग को कहा जाता था आधार पीठिका, आधार पीठिका, ठीक है। दूसरा ये जो भाग होता था इसको कहा जाता था तना, यह स्तंभ है ना। तीसरा जो भाग होता था इसको शीर्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शीर्ष। देखो अब ये जो शीर्ष होता था, ये शीर्ष 5 भागों में बटा होता था। कितने भागों में? 5 भागों में बटा होता था। कि जैसे सब इस शीर्ष के 5 भाग कौन से थे कि पहला जो भाग होता था वो कहलाता था मेखला। क्या कहलाता था? मेखला। इस मेखला के ऊपर कमल की पंखुड़ियां होती थी, जो उल्टी कमल की पंखुड़ियों के समान इसकी संरचना होती थी। मतलब कमल की पंखुड़ी होती थी, लेकिन कमल कैसा होता था? उल्टा, ठीक है। इस कमल की उल्टी पंखुड़ियों के ऊपर एक घंटा लगा हुआ था। घंटा, ये घंटा भी कैसा होता था? उल्टा होता था। इस घंटे के ऊपर, यानी ये जो घंटा हो गया, इस घंटे के ऊपर क्या होती थी? कंठमाला। क्या होती थी? कंठमाला, ठीक है। और इस कंठमाला के ऊपर एक चौकी लगी होती थी। वो चौकी गोल भी हो सकती थी और वो चौकी चपटी भी हो सकती थी या सपाट भी हो सकती थी, है ना। तो इस चौकी के ऊपर क्या होता था? पशु बना हुआ होता था। यानी ये जो शीर्ष है इसके कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। पहला भाग जो ये है, ये क्या कहलाता है? मेखला। क्या कहलाता है? मेखला। मेखला के ऊपर कमल की पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां, लेकिन ये कमल की पंखुड़ियां कैसी? उल्टी है। फिर इसके ऊपर घंटा, घंटे के ऊपर कंठमाला और कंठमाला के ऊपर पशु, चौकी पर पशु, ठीक है। तो ये चीज तब होता था। ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो अलग अलग है, सब अलग नहीं है, ये पूरा पूरा एक स्तंभ ही है, इसके ऊपर कलाकृतियां उकेरी गई है, मतलब इसको इस डिजाइन से काटा गया है कि आपको ये सब चीजें उसके अंदर दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये प्रश्न है जिसको यक्ष प्रश्न माना जाता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम का, कि किस स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सारनाथ स्तंभ की। किसकी करते हैं? सारनाथ स्तंभ। इस सारनाथ स्तंभ पर क्या है? तो इस पर है 4 सिंह। क्या है? 4 सिंह। और इस 4 सिंह के साथ ही इस पे क्या लगा हुआ है? अशोक चक्र। क्या लगा हुआ है? अशोक चक्र, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस अशोक चक्र को ही ऐसा का ऐसा
हमारे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज में जगह दी गई है। लेकिन अंतर क्या है कि जो अशोक का जो ये सारनाथ स्तंभ पर जो अशोक चक्र है, इसमें 32 तीलियां हैं, जबकि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसमें केवल 24 तीलियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सांची का जो स्तंभ है, ये सांची कहां पे है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में। इस पर भी क्या है, 4 सिंह। ठीक है, एक आता है संकीसा वाला। इस संकीसा वाले में क्या है, एक गज है, मतलब हाथी की आकृति इसके ऊपर लगी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट रामपुरवा। अब इसको ध्यान से देखना, ये रामपुरवा कहां पे, बिहार में। ये जो रामपुरवा है, इसमें रामपुरवा में 2 स्तंभ है छोटे छोटे। ठीक है ना, एक स्तंभ पर क्या है, बेल, जिसके लिए मुख्य रूप से इस रामपुरवा स्तंभ को माना जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसके पास एक छोटा सा स्तंभ हो रहा है, वहां पे एक सिंह भी मिला है ना, क्या मिला है, सिंह। यानी अगर अब आपको ध्यान रखना कि रामपुरवा स्तंभ में मिले हैं, अगर आपको एक ही विकल्प में बेल और सिंह दोनों मिल गए तो आपको आंसर ये सही करना है। लेकिन आपको बेल अलग मिल रहा है, हाथी अलग मिल रहा है, सिंह अलग मिल रहा है और कोई घोड़ा अलग मिल रहा है, तो आपको मुख्य रूप से जो रामपुरवा स्तंभ है ये बेल के लिए जाना जाता है। अगर आपको बेल और सिंह अलग अलग विकल्प में मिल रहे हैं तो आपको बेल को सही करना है। लेकिन यदि आपको बेल और सिंह एक ही विकल्प में मिल गया तो आपको बेल और सिंह एक ही विकल्प वाला आंसर सही करना है। ठीक है ना, तो ये जो प्रमुख, इसके अलावा देखना एक और है जिसका नाम है वैशाली से भी जो स्तंभ प्राप्त हुआ, वहां से भी एक सिंह की आकृति इसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है मौर्यकालीन कला संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान रखना, आपको प्रश्न या तो यहाँ से पूछेगा या फिर आपको पूछेगा अशोक के स्तंभों के बारे में क्या गलत है, जिसके बारे में अपन ने बता दिया था कि वो एकाश्मक थे, बिल्कुल सपाट थे, लेख विहीन थे, पशुओं की आकृति थी और वहीं के जो चुनार के पत्थर थे वहीं से इनको खोल के बनाया गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मौर्यकाल कला संस्कृति साहित्य का जो अगला भाग है, जिसको अपन बोलते हैं मौर्यकाल का साहित्य। दोस्तों ध्यान रखना, इस साहित्य से जब भी प्रश्न आता है तो प्रश्न रीट के हिसाब से तो बहुत इजी बढ़ जाता है, लेकिन अगर जो बड़ा एग्जाम होता है उस बड़े एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो मिलान के रूप में पूछ लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, साहित्य की जब अपन बात करें तो अपन मेनली 2-3 साहित्य यहाँ पे देखते हैं जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखना कि ये मौर्य काल में ही लिखे गए थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे पहला है अर्थशास्त्र, है ना, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ पे मैं इस तरफ लेखकों के नाम लिख रहा हूं। इस कौटिल्य को अपन ने कहा था कि ये विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, या इसी को क्या कहा जाता है, चाणक्य। क्या कहा जाता है, चाणक्य, है ना। ध्यान रखना, प्राचीन काल के सबसे बड़े शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। तक्षशिला में इनका अध्ययन हुआ, वहीं पे इन्होंने अध्यापन का काम किया। धनानंद के दरबार में रहे, लेकिन धनानंद के दरबार में धनानंद से क्रोधित होकर चले गए और उसके बाद में चंद्रगुप्त जैसे विशाल राजा का इन्होंने निर्माण किया था। खैर, अपन बात करते हैं इनके साहित्य के बारे में। तो इनका जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, है ना। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। देखो ध्यान, इसके अर्थ को देखिए तब तो क्या लगता है कि इसमें वर्णन किसका होगा, अर्थ यानी धन, या यह धन से संबंधित शास्त्र हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय है वो धन न होकर क्या है, राजनीति। क्या है, राजनीति। मतलब इसमें राजा के कर्तव्य, राजा की मंत्री परिषद, राजा के जो सेनाएं होती है, उसके जो राज्य के अलग अलग विभाग होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि इसके बारे में और अपन अच्छी अच्छी बातें देखें तो ध्यान रखना, पहली बार इसी ग्रंथ में भारत की जो जनगणना है, इस जनगणना के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि जो अर्थशास्त्र का तीसरा भाग है, वो तीसरा भाग जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित है, जिसमें जन्म लेने वाले बच्चों की बारे में जानकारी होती है
और मरने वाले लोगों या व्यक्तियों के बारे में जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र का तीसरा भाग जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित है। लेकिन अब बात करते देखो इसी मौर्य काल के एक और साहित्य के बारे में, और वो साहित्य लिखा था मेगास्थनीज ने। किसने लिखा था? मेगास्थनीज। इसकी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत की यात्रा पे आता है और सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत में रहता है। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ध्यान रखना ये इंडिका वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग लेखकों ने इसके कुछ अंशों को एकत्रित करके इसको एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया। ठीक है, इस इंडिका से प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो क्या है? ये एकमात्र ग्रंथ है मौर्य काल का, है ना, इसके अलावा किसी भी ग्रंथ में नहीं। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है मौर्य काल का जिसमें नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसका मिलता है नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगर प्रश्न यह आ जाए कि मेगास्थनीज ने किस नगर का वर्णन किया है तो उस नगर का नाम भी आपको याद रखना है। वो नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसको हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक और है ग्रंथ जिसका नाम है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। ध्यान रखना विशाख दत्त ने 2 किताबें लिखी थी, मुद्रा राक्षस और एक और है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। लेकिन मौर्य काल से संबंधित पुस्तक के रूप में हम इसको नहीं जानते। मौर्य काल की जो जानकारी है वो जानकारी विशाख दत्त की केवल मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है, जबकि जो देवी चंद्रगुप्तम है ये गुप्त काल की जानकारी देती है, मौर्य काल की जानकारी नहीं देती है। ठीक है, ये प्रमुख किताबें हैं जो मौर्य काल में पूछी जाती है। इसके अलावा देखो एक राइटर था जिसका नाम है सुबंधु। इस सुबंधु की पुस्तक का नाम है वासवदत्ता। क्या नाम है? वासवदत्ता। ठीक है, वासवदत्ता है। इसके अलावा भद्रबाहु, ये भद्रबाहु वही है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। इनकी किताब कल्प सूत्र है ना। इसके अलावा देखो एक प्रमुख किताब और एग्जाम में पूछी जाती है जिसके अंदर मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और वो किताब है कल्याण की राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। ठीक है ना। इस राजतरंगिणी से देखो ये रचना हालांकि 11वीं शताब्दी की है, लेकिन इसमें राजतरंगिणी में 2-3 चीजें ध्यान रखना कि भारत के इतिहास का पहला ये ऐसा साहित्य है जिसमें भारत के इतिहास का क्रमबद्ध रूप से वर्णन मिलता, मतलब कहीं भी इतिहास खंडित नहीं है, एक क्रम से लिखा गया है। दूसरी बात, इसी कलर की राजतरंगिणी में कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया, जबकि जो अशोक का एक पुत्र था जालोक जिसने कश्मीर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछ जाती है। एक ध्यान रखना एक कोई किताब एग्जाम में आ सकती है आपके, वो आती है वात्सायन नामक कवि की। वात्सायन, इनकी पुस्तक का नाम है कामसूत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।